रहस्यमयी लॉकेट एपिसोड 30 अग्निशिखर का द्वार। हवा की वो फुसफुसाहट देर तक गूंजती रही। अभी तो बस शुरुआत है। उस रात नींद किसी को भी ठीक से नहीं आई। ठंडी हवा चट्टानों के बीच से सिटी की तरह गुजर रही थी और फिर हर कुछ देर में ऐसा लगता जैसे कोई आसपास चल रहा हो। आर्यन पहरा दे रहा था। उसकी नजरें अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ खालीपन ही दिखता। दृष्टि एक तरफ बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। वो महसूस कर रही थी उसके अंदर की ऊर्जा अब पहले जैसे अनियंत्रित नहीं थी, लेकिन शांत भी नहीं थी, जैसे कुछ उसे पुकार रहा हो। अचानक उसकी आंखें खुली। आर्यन, उसने धीरे से कहा। आर्यन तुरंत सतर्क हो गया। वो फिर से है क्या? उसने चारों तरफ देखा। वही जो मंदिर में था। दृष्टि की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें डर नहीं था। इस बार सिर्फ चेतावनी थी। तभी अचानक आग बुझ गई। पूरा माहौल अंधेरे में डूब गया। सब लोग पास रहो, नवीन जी ने कहा। अंधेरे में एक हल्की सी लाल चमक उभरी। धीरे धीरे वो चमक 2 आंखों में बदल गई और फिर वही आवाज। तुम सोचती हो तुमने अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या तुम उसे नियंत्रित भी कर पाओगी? दृष्टि उठ खड़ी हुई। तुम फिर से आ गए, उसने शांत स्वर में कहा। मैं गया है कब था? वो आवाज हंसी। इस बार वो साया पहले से बड़ा था। उसका रूप अब साफ दिख रहा था, लंबा, धुंधला, और उसके चारों तरफ काली ऊर्जा घूम रही थी। आर्यन आगे बढ़ा। दृष्टि, पीछे रहो। नहीं, दृष्टि ने उसे रोक दिया। इस बार वो मेरा सामना है। बुजुर्ग की बात उसके दिमाग में गूंज उठी। असली लड़ाई अंदर होती है। साया धीरे धीरे उसके करीब आया। चलो देखते हैं तुम मजबूत ही कितनी हो। और अचानक उस साये ने हाथ बढ़ाया और चारों तरफ का माहौल बदल गया। अब वे पहाड़ पर नहीं थे। दृष्टि ने खुद को अपने घर के सामने खड़ा पाया। दरवाजा खुला था। अंदर से आवाज आ रही थी। दृष्टि, मदद करो। वो आवाज संजीव जी की थी। दृष्टि का दिल जोर से धड़का। नहीं, ये सच नहीं है। लेकिन उसके पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था और जमीन पर संजीव जी पड़े थे, कमजोर, घायल। दृष्टि, उन्होंने मुश्किल से कहा। तुम देर से आई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। साया उसके पीछे खड़ा हंस रहा था। यही है तुम्हारा डर। तुम हमेशा देर कर देती हो। दृष्टि के हाथ कांपने लगे। उसके अंदर गुस्सा उभरने लगा। ऊर्जा फिर से तेज होने लगी, लेकिन इस बार वो नियंत्रण से बाहर जा रही थी। देखा, साया बोला, तुम अभी भी कमजोर हो। दृष्टि ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन फिर अचानक उसे आर्यन की आवाज सुनाई दी। दृष्टि, ये असली नहीं है। उस एक आवाज ने सब कुछ बदल दिया। दृष्टि रुक गई।
उसने चारों तरफ देखा और धीरे से समझ गई, ये एक भ्रम है। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, तुम मुझे मेरे डर का एहसास करा सकते हो, लेकिन तुम मुझे उनसे तोड़ नहीं सकते। और अचानक उसके अंदर की ऊर्जा फिर से संतुलित हो गई। सुनहरी हरी रोशनी फैलने लगी और वो पूरा दृश्य टूटने लगा। संजीव जी, घर सब गायब हो गया था। दृष्टि वापस उसी पहाड़ पर खड़ी थी। साया पीछे हट रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। दृष्टि ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। मैं डरती हूँ, लेकिन अब मैं उससे भागती नहीं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक तेज ऊर्जा की लहर साये से टकराई। साया चीखते हुए पीछे गिरा और धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, तुम जीत गई, लेकिन वो नहीं रुकेगा। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंधेरा पूरी तरह गायब हो गया। आग फिर से जल उठी। सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन सबकी सांसें तेज थी। ये क्या था? नवीन जी ने पूछा। दृष्टि ने धीरे से कहा, परीक्षा। रुद्रनाथ ने सिर हिलाया, और तुम पास हो गई। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। अब तो लगता है पहाड़ भी डराने लगा है, या फिर कहे कि डरने लगा है। दृष्टि ने आसान से कहा, मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा। तूफान अब और पास आ चुका था, लेकिन इस बार वो डर नहीं रहे थे। उसने धीरे से कहा, कल हम उस चोटी तक पहुंचेंगे। हवा फिर से चली, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था, बल्कि एक नई चुनौती का एहसास था। रात धीरे धीरे बीत गई और सुबह उनके लिए सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाली थी। सुबह की पहली किरणें जैसे तैसे बादलों को चीर कर बाहर आई, लेकिन अग्नि शिखर पर्वत पर रोशनी भी अधूरी सी लग रही थी। हवा अब भी तेज थी, लेकिन रात जैसा डर नहीं था। पांचों ने फिर से चढ़ाई शुरू की। थकान अब शरीर में साफ महसूस हो रही थी, लेकिन अब उनके कदमों में हिचक नहीं थी। थोड़ी देर चढ़ने के बाद अचानक माहौल हल्का सा बदल गया। नवीन जी ने अपने यंत्र को जेब में रखते हुए गहरी सांस ली। सच बचाओ, अगर ये डार्क सोल इतना ताकतवर है, तो इसका नाम थोड़ा और डरावना होना चाहिए था। संजीव जी भी हंस पड़े। हाँ यार, डार्क सोल सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई बोरिंग खलनायक हो। मुझे तो काला बाबू ज़्यादा ठीक लगता है। आर्यन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। काला बाबू सच में? दृष्टि भी मुस्कुरा दी। काफी दिनों बाद उसने चेहरे पर हल्की सी सुकून वाली मुस्कान थी। तभी प्रोफेसर रुद्रनाथ भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मुझे तो लगता है इतनी मेहनत से छिपा बैठा है, शायद उसे खुद पर भरोसा ही नहीं है। नवीन जी ने तुरंत कहा, हाँ, वरना इतना शक्तिशाली होता तो सामने आकर लड़ता, छुप छुप कर नहीं। संजीव जी ने मजाकिया अंदाज में कहा,
कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे ऊंचाई से डर लगता हो, इसलिए पहाड़ पर ही बैठा है, नीचे उतरने की हिम्मत ही नहीं। तीनों जोर से हंस पड़े। आर्यन ने सिर हिलाया। अगर वो हमें सुन ले तो गुस्से में खुद नीचे आ जाएगा। दृष्टि ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो फिर हमें चढ़ने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। कुछ पल के लिए वो खतरनाक सफर एक सामान्य यात्रा जैसा लगने लगा। हवा अब भी तेज थी, लेकिन उसमें अब घुटन नहीं थी। चलते चलते दृष्टि ने धीरे से कहा, अजीब है ना? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। क्या? इतना खतरा, इतना डर, और फिर भी हम हंस रहे हैं। आर्यन हल्का मुस्कुराया। शायद इसलिए क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। दृष्टि ने उसकी बात पर सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक सुकून सा आ गया। आगे रास्ता और कठिन होता जा रहा था। बर्फ की हल्की परत अब पत्थरों पर जमने लगी थी और हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था। लेकिन अब उनके बीच एक नई चीज थी, वो थी भरोसा। तभी अचानक नवीन जी का यंत्र फिर से बीप करने लगा। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। तीनों की हंसी तुरंत थम गई। रुद्रनाथ का चेहरा गंभीर हो गया। लगता है काला बाबू को हमारा मजाक पसंद नहीं आया। संजीव जी ने धीरे से कहा, या वो सच में नीचे आने वाला है? हवा अचानक और ठंडी हो गई। आसमां में काले बादल तेजी से घूम रहे थे और पहाड़ के ऊपर से एक गहरी गर्जना गूंजी। दृष्टि की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। वो करीब है। आर्यन ने अपनी मुट्ठी कस ली। तो इस बार हम भी तैयार हैं। और इसी के साथ उनकी हल्की सी मुस्कान फिर से एक गंभीर संकल्प में बदल गई, क्योंकि अब मजाक खत्म हो चुका था और असली सामना बस कुछ कदम दूर था। पहाड़ की चोटी अब ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी, जैसे सिर्फ ठंड ही नहीं बल्कि कोई अदृश्य दबाव भी उन्हें पीछे धकेल रहा था। यह सामान्य नहीं है, नवीन जी ने अपने यंत्र को देखते हुए कहा। उनकी स्क्रीन पर ऊर्जा की रेखाएं बेकाबू होकर हिल रही थी। रुद्रनाथ ने आंखें बंद कर कुछ महसूस किया। ये वही शक्ति है जो सब कुछ अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। और अचानक जमीन हल्की सी कांप उठी। दृष्टि तुरंत रुक गई। रुको, उसने धीमे से कहा। सब ठहर गए। हवा एकदम से शांत हो गई, इतनी शांत कि दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। और फिर उनके सामने की चट्टान अचानक फट गई। पत्थर चारों तरफ बिखर गए और इस दरार से काली धुंध बाहर निकलने लगी। धीरे धीरे वो धुंध एक विशाल आकृति में बदलने लगी। पहले हाथ, फिर शरीर, और आखिर में दो जलती हुई लाल आंखें। वही आकृति जो उन्होंने दूर से देखी थी, लेकिन अब वो उनके सामने थी। आर्यन ने अपने कदम जमाए। तो यही है असली खेल। वो आकृति कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसकी भारी आवाज गूंजी। तुम यहाँ तक पहुंच गए? उसकी आवाज में गूंज थी, जैसे कई आवाजों के साथ बोल रही हो। दृष्टि ने एक कदम आगे बढ़ाया। और अब हम रुकेंगे नहीं। आकृति हल्का सा हंसी।
तुम सोचती हो कि तुम तैयार हो, लेकिन तुम अभी भी सिर्फ एक टुकड़ा हो। दृष्टि ने लॉकेट को कसकर पकड़ा। बाकी टुकड़े भी मिल जाएंगे और तब तुम्हारा अंत जरूर होगा। अचानक आकृति की आंखें और तेज चमकने लगी। अंत? मेरा? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? हवा एकदम से बवंडर में बदल गई। काली ऊर्जा उनके चारों तरफ घूमने लगी। नवीन जी पीछे हटे। ये बहुत ज्यादा है। संजीव जी ने रोशनी की ढाल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो काली ऊर्जा उसे धीरे धीरे खा रही थी। रुद्रनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार उनकी आवाज भी डगमगा रही थी। ये पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आर्यन ने दांत भींचे। तो क्या हम हार मान ले? दृष्टि अब भी खड़ी थी, स्थिर। उसकी आंखें सीधे उस आकृति पर टिकी थी। अचानक उसके हाथ में पकड़ा लॉकेट चमकने लगा और फिर उसके शरीर से वही सुनहरी ऊर्जा बाहर आने लगी। पहले हल्की, फिर तेज, फिर और तेज। उसके आसपास एक ऊर्जा का घेरा बन गया, जिसने काली हवा को पीछे धकेल दिया। सब चौंक गए। आकृति कुछ पल के लिए रुकी। हाँ, तो ये है तुम्हारी असली शक्ति? दृष्टि ने धीरे से कहा। ये मेरी नहीं, ये उन सब की है जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। आर्यन उसके पास आकर खड़ा हो गया। और अब तुम अकेले हो। नवीन जी, संजीव जी और रुद्रनाथ भी धीरे धीरे उसके साथ आ खड़े हुए। पांचों एक साथ। आकृति ने पहली बार एक कदम पीछे लिया, लेकिन फिर उसने अपना हाथ उठाया। तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली अंधेरा क्या होता है। और अचानक आसमान पूरी तरह काला हो गया। बिजली लगातार गिरने लगी और जमीन के नीचे से कई काली जंजीरें बाहर निकली। वे तेजी से पांचों की तरफ बढ़ी। सावधान! आर्यन चिल्लाया। एक जंजीर उसकी तरफ आई। उसने उसे पकड़कर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जंजीर उसके हाथ से लिपट गई और उसकी ऊर्जा खींचने लगी। ये हमारी शक्ति खींच रही है, नवीन जी चिल्लाए। संजीव जी की रोशनी कमजोर होने लगी। रुद्रनाथ ने मंत्र टूटने लगे। दृष्टि ने देखा, सब धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। नहीं, उसने अपनी आंखें बंद की और इस बार उसने सिर्फ अपनी शक्ति नहीं, बल्कि सबकी ऊर्जा महसूस करने की कोशिश की। आर्यन का साहस, संजीव जी की दया, नवीन जी की बुद्धि, रुद्रनाथ का ज्ञान, सब कुछ उसके अंदर बहने लगा। उसकी आंखें खुली। अब वे पहले से ज्यादा चमक रही थी। बस, उसने धीरे से कहा और फिर उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। एक तेज प्रकाश विस्फोट हुआ। सुनहरी हरी ऊर्जा की एक लहर चारों तरफ फैल गई। जंजीरें एक एक करके टूटने लगी। नहीं, नहीं! आकृति गरजी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सारी जंजीरें टूट गई। पांचों फिर से आजाद थे। आकृति पीछे हट गई। इस बार उसकी आवाज में पहली बार डर था। ये संभव है? दृष्टि ने उसकी तरफ देखा। असंभव? अब कुछ भी असंभव नहीं है।
लेकिन तभी लॉकेट अचानक तेज चमकने लगा। दृष्टि ने दिमाग में फिर से वही दृश्य आया, वो दरार जिसने रोशनी छिपी थी। उसने तुरंत कहा, वो टुकड़ा यही है, इस पहाड़ के अंदर। रुद्रनाथ ने चौंक कर कहा, मतलब ये असली लड़ाई नहीं थी। आकृति हल्का सा मुस्कुराई, तुम समझ गए, ये सिर्फ एक परीक्षा थी। और अचानक वो धुंध में बदलकर गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अब वे समझ चुके थे, असली खतरा अभी बाकी है। दृष्टि ने पहाड़ की तरफ देखा, अब हमें अंदर जाना होगा। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो चलो असली सफर अब शुरू करते हैं। और पांचों उस दरार की तरफ बढ़ने लगे, जहां अगला टुकड़ा और शायद उनकी अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। क्या पहाड़ के अंदर छिपा लॉकेट का टुकड़ा सच में उनकी मदद करेगा, या किसी और बड़े खतरे का दरवाजा खुलेगा? जो काली आकृति उन्हें रोक रही थी, क्या वो सिर्फ एक पहरेदार था, या असली अंधेरे की शुरुआत? दृष्टि ने सबकी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस किया। क्या यही शक्ति आगे चलकर उसे बचाएगी, या उसी के लिए खतरा बन जाएगी? आखिर क्या होने वाला है आगे? रहस्यमय लॉकेट एपिसोड 31, अंधेरे की दहलीज। दरार के आसपास पहुंचते ही हवा अचानक ठहर गई, जैसे पहाड़ खुद सांस रोक कर इंतजार कर रहा हो। दृष्टि सबसे आगे बढ़ी, उसने हाथ बढ़ाकर उस दरार की दीवार को छुआ, और तुरंत एक हल्की कंपन उसकी हथेली से पूरे शरीर में फैल गई। ये जिंदा है, उसने धीरे से कहा। आर्यन उसके पास आकर खड़ा हो गया। मतलब? प्रोफेसर रुद्रनाथ ने गंभीर होकर कहा, यह सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक रक्षक द्वार है। नवीन जी ने तुरंत पूछा, तो क्या अंदर जाने के लिए हमें इसे तोड़ना होगा? नहीं, रुद्रनाथ ने सिर हिलाया। इसे तोड़ने की कोशिश की तो हम यही खत्म हो जाएंगे। संजीव जी ने दीवार के गौर किया और देखा कि वहां पर तो फिर रास्ता क्या है ना। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। तभी दृष्टि के हाथ में पकड़ा लॉकेट अचानक तेज चमकने लगा, और उसी पल दरार के अंदर से भी वैसी ही रोशनी निकलने लगी। दोनों रोशनियां एक दूसरे की तरफ खींचने लगी। शायद दृष्टि ने धीरे से कहा, हमें पहचान रहा है वो। उसने धीरे धीरे लॉकेट को आगे बढ़ाया। जैसे ही लॉकेट उस दरार के करीब पहुंचा, पूरी पहाड़ी जोर से कांप गई। दीवार पर अजीब से चिन्ह चमकने लगे, और अचानक दरार धीरे धीरे खुलने लगी। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच एक हल्की सी सुनहरी रोशनी भी थी। आर्यन ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, लगता है वीआईपी एंट्री मिल गई है। दृष्टि ने भी हल्की मुस्कान दी। हाँ, लेकिन अंदर क्या इंतजार कर रहा है यह अभी भी नहीं पता। रुद्रनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, अब से हर कदम पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। पांचों धीरे धीरे उस दरार के अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, पीछे का रास्ता अपने आप बंद हो गया। अब
वापस जाने का रास्ता भी नहीं रहा। नवीन जी ने धीमे से कहा। अंदर हवा ठंडी नहीं थी, बल्कि अजीब से भारी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई अदृश्य शक्ति उनके अंदर झांक रही हो। कुछ दूर चलते ही रास्ता 3 अलग अलग सुरंगों में बट गया। सब रुक गए। ये अब क्या है? आर्यन ने पूछा। रुद्रनाथ जी ने आंखें बंद की, कुछ महसूस करने की कोशिश की, लेकिन अजीब है, मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा, उन्होंने कहा। रुद्रनाथ जी ने। नवीन जी ने अपना यंत्र देखा। वो पूरी तरह बंद हो चुका था। यहाँ हमारी कोई भी शक्ति काम नहीं कर रही। संजीव जी ने धीरे से कहा। मतलब अब हमें सिर्फ अपने फैसलों पर भरोसा करना होगा। दृष्टि ने तीनों रास्तों की तरफ देखा। पहला पूरी तरह अंधेरा, दूसरा हल्की लाल चमक से भरा, तीसरा शांत लेकिन बहुत ठंडा। उसने आंखें बंद की और इस बार उसने देखने की नहीं, महसूस करने की कोशिश की। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, हम अलग नहीं होंगे। आर्यन ने तुरंत कहा, मतलब? एक ही रास्ता चुनना होगा। दृष्टि ने सिर हिलाया। और अगर हम गलत हुए तो शायद वापस आने का मौका भी नहीं मिलेगा। कुछ सेकंड्स के लिए सबकी सांसें रुक गई। फिर दृष्टि धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने तीसरे रास्ते की तरफ इशारा किया। यह शांत है लेकिन डरावना नहीं। रुद्रनाथ ने उसकी तरफ देखा और फिर हल्का सा सिर हिलाया। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हें रास्ता दिखा रही है। आर्यन मुस्कुराया। तो फिर लेट करो। पांचों एक साथ उस तीसरे सुरंग में आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी और दीवारों पर जमी बर्फ धीरे धीरे चमकने लगी। अचानक उनके सामने एक विशाल कक्ष खुला, जिसके बीचों बीच एक पत्थर का मंच था और उस पर वो लॉकेट का अगला टुकड़ा रखा था। वो तेजी से चमक रहा था, जैसे अपना इंतजार कर रहा हो। मिल गया, नवीन जी ने धीरे से कहा। लेकिन रुद्रनाथ का चेहरा गंभीर था। इतना आसान नहीं हो सकता। कि तभी जैसे ही दृष्टि उस टुकड़े की तरफ बढ़ी, पूरे कक्ष के दरवाजे बंद हो गए और चारों तरफ की दीवारों पर बर्फ टूटने लगी। अंदर से कुछ हिल रहा था। आर्य ने तुरंत कहा, दृष्टि रुको। लेकिन देर हो चुकी थी। दृष्टि ने जैसे ही उस टुकड़े को छुआ, पूरे कक्ष में एक तेज गर्जना गूंजी और बर्फ को तोड़कर एक विशाल बर्फीला राक्षस बाहर निकला। उसकी आंखें नीली चमक रही थी और उसका शरीर पूरी तरह बर्फ से बना था। संजीव जी घबरा गए। ये अब क्या है? रुद्रनाथ ने भारी आवाज में कहा, ये उस टुकड़े का रक्षक है। राक्षस ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और सीधे उनकी तरफ बढ़ा। दृष्टि ने उस टुकड़े को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल। क्या वो इस बार सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सबकी रक्षा कर पाएगी? बर्फीले राक्षस की दहाड़ पूरे कक्ष में गूंज उठी। उसके सांस से निकलती ठंडी हवा सीधे पांचों से टकराई और अगले ही पल जमीन पर बर्फ जमने लगी। सावधान, आर्यन चिल्लाया। राक्षस ने अपना विशाल हाथ उठाया
और पूरी ताकत से ज़मीन पर दे मारा। ज़मीन हिल गई और बर्फ़ की नुकीले सुइयां चारों तरफ उग गई। नवीन जी किसी तरह पीछे कूदे। ये हमें फ्रीज करने की कोशिश कर रहा है। संजीव जी ने तुरंत अपनी रोशनी से ढाल बनाई, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि उनकी रोशनी भी कांपने लगी। रुद्रनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उनके होठ भी ठंड से सख्त हो रहे थे। यह साधारण राक्षस नहीं है। दृष्टि अब भी उस टुकड़े को पकड़े खड़ी थी। अचानक लॉकेट का वो हिस्सा जिसकी हथेली में धड़कने लगा, जैसे वो उसे कुछ बताना चाहता हो। आर्यन, दृष्टि ने जोर से कहा। उसकी ताकत ठंड में नहीं, उसके दिल में है। आर्यन ने भौं से कूद डाले। दिल? दिल ने राक्षस की छाती। दृष्टि ने उसे की तरफ इशारा किया। वही वहां पर बर्फ के अंदर एक हल्की नीली चमक थी। वही उसने कहा। राक्षस फिर से उनकी तरफ बढ़ा, इस बार और तेज। आर्यन ने बिना समय गवाए छलांग लगाई। मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ। वो सीधे राक्षस के सामने जा खड़ा हुआ और अपनी ऊर्जा से उस पर वार किया। राक्षस थोड़ा पीछे हिला, लेकिन गिरा नहीं। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई और अपना हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाया। आर्यन, दृष्टि जोर से चिल्लाई। तभी संजीव जी की रोशनी बीच में आई और उस वार को थोड़ा धीमा कर दिया। जल्दी करो, उन्होंने कहा। दृष्टि ने गहरी सांस ली। इस बार वो डर नहीं रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की सारी ऊर्जा को महसूस किया। सुनहरी, हरी और अब उस नए टुकड़े की हल्की नीली शक्ति भी। तीनों ऊर्जा धीरे धीरे एक साथ मिल रही थी। उसकी आंखें खुली। अब वो पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। बस उसने धीरे से कहा और फिर वो सीधे राक्षस की तरफ दौड़ी। दृष्टि, रुको! आर्यन चिल्लाया, लेकिन वो नहीं रुकी। राक्षस ने उसे आते देखा और अपना हाथ उठाया, लेकिन इस बार दृष्टि रुकी नहीं। वो सीधे उसके छाती तक पहुंच गई और अपना हाथ उसकी बर्फीली छाती में डाल दिया। आह! राक्षस जोर से गरजा। दृष्टि ने उस नीली रोशनी को पकड़ लिया। वो बर्फ का दिल था। ठंड उसकी नसों में दौड़ने लगी। उसका शरीर कांप उठा, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। तुम सिर्फ एक राक्षस हो, उसने दांत भींचते हुए कहा, और मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूंगी। और अचानक उसने हाथ से सुनहरी हरी ऊर्जा उस नीली रोशनी में फैलने लगी। तीनों शक्तियाँ एक दूसरे से टकराई और फिर एक तेज विस्फोट हुआ। पूरे कक्ष में रोशनी फैल गई। राक्षस ही दहाड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उसका शरीर बर्फ से धूल में बदलने लगा। नहीं, नहीं, उसकी आवाज गूंजी। तुम योग्य हो। और अगले ही पल वो पूरी तरह टूट कर वहां हवा में ही बिखर गया। सब कुछ शांत हो गया। बर्फ पिघलने लगी। ठंड धीरे धीरे कम हो गई। दृष्टि वही घुटनों पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज थी। आर्यन तुरंत उसके पास आया। तुम ठीक हो? दृष्टि ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ।
नवीन जी ने आश्चर्य से कहा, तुमने अकेले उसे खत्म कर दिया? रुद्रनाथ ने गंभीर लेकिन गर्व भरी नजर से देखा। नहीं, उसने उसे हराया नहीं, उसने खुद को साबित किया है। संजीव जी ने मुस्कुरा कर कहा, अब तो लग रहा है हम सही हाथों में हैं। दृष्टि ने धीरे से अपने हाथ खोले। अब उसके पास लॉकेट के 4 टुकड़े थे, चारों साथ में चमक रहे थे, पहले से ज्यादा तेज। अचानक उन टुकड़ों से एक नई ऊर्जा निकली और दृष्टि के दिमाग में एक और दृश्य उभरा। इस बार एक प्राचीन खंडहर और उसके बीच एक काला सिंहासन जिस पर कोई बैठा था। उसकी आंखें खुली। वो, दृष्टि ने धीरे से कहा, वो हमारा इंतजार कर रहा है। आर्य ने उसकी तरफ देखा। कौन? दृष्टि की आवाज अब पहले से ज्यादा गंभीर थी। असली अंधेरा। कक्ष के दीवारें धीरे धीरे खुलने लगे। एक नया रास्ता सामने आ गया। रुद्रनाथ ने गहरी सांस ली। हर टुकड़ा हमें उसके करीब ले जा रहा है, नवीन जी ने कहा, और हर कदम खतरा बढ़ा रहा है। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर रुकने का सवाल ही नहीं। दृष्टि उठ खड़ी हुई। अब उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक नया संकल्प था। चलते हैं, उसने कहा, और पांचों उस नए रास्ते की तरफ बढ़ने लगे जहां अब सिर्फ टुकड़े नहीं बल्कि अंधेरे का असली राजा इनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही पांचों उस नए रास्ते में आगे बढ़े, पीछे का कक्ष धीरे धीरे बंद हो गया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सामने फैली हुई सुरंग पहले से अलग थी। यह दीवारें पत्थर नहीं बल्कि किसी प्राचीन धातु जैसी लग रही थी, जिन पर अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे। हल्की नीली रोशनी उन चिन्हों से निकल रही थी और पूरा रास्ता उसी से चकमगा रहा था। यह जगह, नवीन जी ने धीरे से कहा, बहुत पुरानी है, शायद किसी सभ्यता से भी पहले की। रुद्रनाथ ने उन चिन्हों को गौर से देखा। ये भाषा नहीं है, ये ऊर्जा के संकेत है। दृष्टि चुप थी। उसके हाथ में पकड़े लॉकेट के 2 टुकड़े अब शांत थे, जैसे वे अभी कुछ छिपा रहे हो। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। सब ठीक है? दृष्टि ने हल्का सा सिर हिलाया। बस ये रास्ता कुछ अजीब लग रहा है। कुछ दूर चलते ही सुरंग अचानक खत्म हो गई और सामने एक विशाल गोलाकार कक्ष खुल गया। उस कक्ष के बीचों बीच एक गहरा कुआं था जिसमें नीचे सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। अब यह नया झंझट, आर्यन ने धीरे से कहा। नवीन जी ने अपने यंत्र को चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी काम नहीं कर रहा था। यह टेक्नोलॉजी बेकार है, उन्होंने निराश होकर कहा। संजीव जी ने कुएं में झांकते हुए कहा, कुछ नीचे है। तभी कुएं के अंदर से हल्की सी रोशनी चमकी। दृष्टि की आंखें चौड़ी हो गई। वो एक और टुकड़ा वहाँ है। रुद्रनाथ ने तुरंत कहा, मतलब हमें नीचे जाना होगा? सीधे कूद जाए? आर्य ने आधा मजाक आधा गंभीर होकर कहा। अगर जान देनी है तो हाँ, नवीन जी बोले। तभी कक्ष के दीवारों पर उकेरे चिन्ह अचानक चमकने लगे।
हर कुएं के चारों तरफ पत्थर के छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स उभर आए, जैसे एक रास्ता बन रहा हो। लेकिन वो रास्ता पूरा नहीं था। कुछ प्लेटफॉर्म्स थे, कुछ गायब। नीचे अंधेरे की गहराई। रुद्रनाथ ने गंभीर होकर कहा, ये परीक्षा है, संतुलन और विश्वास की। आर्यन मुस्कुराया। मतलब, अगर गलत कदम रखा तो सीधा नीचे। दृष्टि ने गहरी सांस ली। हम सब साथ रहेंगे। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर पहला कदम रखा। पहला प्लेटफॉर्म स्थिर था, दूसरा हल्का सा हिला, तीसरा जैसे ही आर्यन ने पैर रखा वो गायब हो गया। आर्यन! दृष्टि चिल्लाई, लेकिन आर्यन ने तुरंत छलांग लगा ली और अगले प्लेटफॉर्म को पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ, उसने कहा। संजीव जी ने गहरी सांस छोड़ी। ये जगह हमें परख रही है। धीरे धीरे सब आगे बढ़ते गए, हर कदम सोच समझकर, हर छलांग जिंदगी और मौत के बीच। कुछ प्लेटफॉर्म अचानक गायब हो जाते, कुछ देर से बनते, और नीचे अंधेरा जैसे उन्हें खींच रहा था। आधे रास्ते पर अचानक दृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। उसका पैर फिसला। आह! वो नीचे गिरने लगी, लेकिन आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों हवा में लटक गए। नीचे अंतहीन गहराई। दृष्टि की सांसें तेज हो गई। अगर मैं गिर जाती? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने कहा था ना, जब तक मैं हूँ। उसने पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लिया। दोनों कुछ पल चुप रहे, फिर दृष्टि हल्का सा मुस्कुरा दी। थैंक यू। आर्यन ने फिर भी मुस्कुरा कर कहा। हर बार बोलना पड़ेगा क्या? पीछे खड़े नवीन जी ने खांसते हुए कहा। अगर इमोशनल मोमेंट खत्म हो गया हो तो आगे बढ़े। संजीव जी हंस पड़े। हाँ, वरना हम यही बूढ़े हो जाएंगे। हल्की सी हंसी फिर से माहौल में लौट आई, लेकिन खतरा अब भी वही था। क्या वो काला सिंहासन सिर्फ एक दुश्मन का संकेत है, या किसी पुराने विश्वासघात की कहानी भी छुपाता है? जो प्लेटफॉर्म बार बार गायब हो रहे थे, क्या वे सिर्फ परीक्षा थे या किसी की चेतावनी? दृष्टि के अंदर जो नई नीली शक्ति जागी है, क्या वो उसे मजबूत बनाएगी या धीरे धीरे उस पर हावी हो जाएगी? अगर आगे के रास्तों में उनकी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी, तो क्या उनका भरोसा ही उनका सबसे बड़ा हथियार बनेगा? अब क्या होगा आगे, और कैसे मोड़ लेगी इन सब की जिंदगी? रहस्यमय लॉकेट, एपिसोड 32। अंदर का अंधेरा। जैसे ही पांचों उस गहरे कक्ष के नीचे पहुंचे, वहाँ का माहौल बाकी जगहों से अलग था। वह ठंडी नहीं, बल्कि अजीब तरह से शांति थी। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का मंच था और उस पर लॉकेट का 5वां टुकड़ा रखा था। वो नीली और काली रोशनी में चमक रहा था, जैसे वो सच में उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। और आखिरकार नवीन जी ने राहत की सांस ली। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। इस बार वो बिना लड़ाई के मिल गया। लेकिन रुद्रनाथ चुप थे। उनकी आंखें उस टुकड़े पर टिकी थी और चेहरा गंभीर। कुछ ठीक नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। दृष्टि आगे बढ़ी। उसके कदम धीमे थे, जैसे उसका दिल उसे चेतावनी दे रहा हो। दृष्टि, रुको, आर्यन ने कहा।
लेकिन इस बार उसने उसकी बात नहीं सुनी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो मंच के पास पहुंची और जैसे ही उसने उस टुकड़े को छुआ, सब कुछ बदल गया। अचानक पूरा कक्ष काले धुएं से भर गया। दृष्टि, सब चिल्लाए, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। सब उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो अकेली थी, चारों तरफ अंधेरा और सामने एक काला सिंहासन। उस पर कोई बैठा था, वही साया, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा स्पष्ट था। उसकी आंखें लाल नहीं बल्कि गहरी काली थी। तुम जल्दी सीख रही हो, वो बोला। दृष्टि ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो? वो धीरे धीरे उठा। मैं वो हूँ जिससे तुम भाग नहीं सकती। और ये उसने उस टुकड़े की तरफ इशारा किया। तुम्हारी जीत नहीं, तुम्हारी गलती है। दृष्टि चौंक गई। क्या मतलब? वो मुस्कुराया। जो तुम पकड़ रही हो वो असली नहीं है, वो सिर्फ एक चाबी है। और अचानक सब कुछ टूट गया। दृष्टि वापस उसी कक्ष में थी। उसके हाथ में अभी भी वो टुकड़ा था, लेकिन अब उसकी चमक बदल चुकी थी। नीली रोशनी गायब हो चुकी थी और उसकी जगह हल्की काली दरारें उभर आई थी। दृष्टि, तुम ठीक हो? आर्यन दौड़ कर आया। दृष्टि कुछ सेकंड्स तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, ये टुकड़ा नहीं है। सब चौंक गए। क्या? नवीन जी ने पूछा। दृष्टि ने उस चीज को ध्यान से देखा। ये सिर्फ एक चाबी है। रुद्रनाथ की आंखें फैल गई। मतलब असली टुकड़ा यहाँ नहीं है। और तभी पूरा कक्ष फिर से कांपने लगा। अब क्या? संजीव जी घबरा गए। दीवारों पर उकेरे चिन्ह अचानक चमकने लगे और मंच धीरे धीरे नीचे धंसने लगा। उसके नीचे से एक गुप्त द्वार खुला और उससे आती हुई एक ठंडी डरावनी हवा। नवीन जी ने धीमे से कहा, तो ये सिर्फ शुरुआत थी। रुद्रनाथ ने गहरी आवाज में कहा, असली टुकड़ा इस दरवाजे के पार है। आर्यन ने दृष्टि की तरफ देखा। तो फिर तैयार हो? दृष्टि ने उस नकली टुकड़े को कसकर पकड़ा। अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक समझ थी। अब खेल बदल गया था। उसने कहा, और हम भी। पांचों उस अंधेरे द्वार की तरफ बढ़ने लगे, जहां अब कोई आसमान या आसान रास्ता नहीं था। कोई सीधी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक लंबा खतरनाक सफर जो उन्हें तोड़ेगा, परखेगा और शायद बदल कर रख देगा। अंधेरे द्वार के ठीक सामने खड़े पांचों कुछ पल के लिए रुक गए। उसके अंदर से आती ठंडी हवा सिर्फ शरीर ही नहीं, मन को छू रही थी। ये जगह मुझे सही नहीं लग रही, संजीव जी ने धीमे से कहा। नवीन जी ने भी सहमति में सिर हिलाया। यहाँ की ऊर्जा अस्थिर है, जैसे हर चीज हमें परखने के लिए बनी हो। आर्यन के गहरी सांस ली। तो फिर हम जितनी देर करेंगे उतना मुश्किल होगा। उसने आगे कदम बढ़ाया। दृष्टि ने एक पल के लिए उस नकली टुकड़े को देखा। वो हल्का सा गर्म हो रहा था, जैसे उसे अंदर जाने के लिए उकसा रहा हो। चलो, उसने धीरे से कहा।
और पांचों उस अंधेरे द्वार के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आवाज बहुत छोटी थी, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा। अब वापसी का रास्ता पूरी तरह खत्म हो चुका था। अंदर पूरा अंधेरा था, इतना कि अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। सब यही रहो, आर्यन की आवाज आई। तभी दृष्टि के हाथ में पकड़ा वो टुकड़ा हल्का सा चमका और उसकी रोशनी से थोड़ा सा रास्ता दिखने लगा। दीवारें काली थी और उन पर उभरे हुए अजीब से निशान, जैसे वे हिल रहे हो। क्या ये सच में हिल रहे हैं? नवीन जी ने घबरा कर पूछा। रुद्रनाथ ने ध्यान से देखा। नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का खेल है। दृष्टि धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका हर कदम बहुत सावधानी से बढ़ रहा था। अचानक किसी के चलने की आवाज गूंजी और सब रुक गए। ये हम में से कोई नहीं है, सचिव जी ने कहा। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन ने अपनी ऊर्जा फैलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पकड़ में नहीं आ रहा था। दृष्टि ने अपनी आंखें बंद की और महसूस करने की कोशिश की, और अचानक उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये दीवारों में है। सब चौंक गए। अगले ही पल दीवारों से काली परछाइयां अलग होने लगी। वे इंसानों जैसी थी, लेकिन चेहरों के बिना, और वो धीरे धीरे पांचों को घेरने लगी। फिर से शुरू? अरे यार, आर्यन ने कहा, लेकिन इस बार वे हमला नहीं कर रही थी, बस घूम रही थी और फुसफुसा रही थी। तुम असफल हो जाओगे, तुम एक दूसरे को खो दोगे, तुम में से कोई अंत तक नहीं पहुंचेगा। दृष्टि के कानों में आवाज और तेज हो गई। तुम सबकी वजह से कमजोर हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उस टुकड़े को कसकर पकड़ लिया, लेकिन इस बार वो गर्म होने के बजाय ठंडा हो गया, जैसे वो भी इन आवाजों से प्रभावित हो रहा हो। नहीं 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 नहीं, दृष्टि ने धीरे से कहा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? दृष्टि की आवाज भारी थी। ये हमें अलग करना चाहते हैं। और तभी एक परछाई सीधे आर्यन के पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, अगर तुम अकेले होते तो अब तक जीत चुके होते। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया, उसकी मुट्ठी कस गई। दृष्टि ने तुरंत कहा, आर्यन मत सुनो। लेकिन अब आवाज़ें सबके दिमाग में घूमने लगी थी। नवीन जी बोले, अपने आप से कुछ बड़बड़ाने लगे। सचिव जी एक कदम पीछे हट गए। रुद्रनाथ की आंखें बंद थी, लेकिन उनका चेहरा तनाव में भरा था। दृष्टि समझ गई, अगर कभी अभी कुछ नहीं किया तो ये आवाज़ें उन्हें तोड़ देगी। उसने गहरी सांस ली और इस बार वो भागी नहीं। उसने उन आवाज़ों को सुना, हर डर, हर शक, और फिर धीरे से बोली, हाँ हम कमजोर हैं। सब चौंक गए, परछाइयाँ भी रुक गई। दृष्टि ने आगे कहा, हाँ हम डरते हैं, हाँ हम गलतियाँ करते हैं। लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। तभी वो चमक रही थी।
लेकिन हम साथ हैं। दृष्टि ने अपनी आंखें खोली और अचानक उसके हाथ का टुकड़ा फिर से चमक उठा। सुनहरी हरी रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी और उन परछाइयों को पीछे धकेलने लगी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। अब ये सही है। उसने भी अपनी ऊर्जा छोड़ी। संजीव जी की रोशनी वापस आई। संजीव जी का ध्यान स्थिर हुआ। प्रोफेसर रुद्रनाथ ने मंत्र पूरा किया और एक साथ रोशनी का एक घेरा बना। परछाइयाँ चीखने लगी और धीरे धीरे दीवारों में वापस समा गई। सब कुछ शांत हो गया। कुछ सेकंड्स तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर नवीन जी ने गहरी सांस ली। अगर ये शुरुआत है तो आगे क्या होगा? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो भी होगा अब हम जानते हैं हमें कैसे लड़ना है। दृष्टि ने उस टुकड़े को देखा। अब वो पहले से ज्यादा चमक रहा था, जैसे उसने भी उन्हें स्वीकार कर लिया हो। और तभी अंधेरे में आगे की तरफ एक हल्की रोशनी दिखाई दी। लगता है रास्ता वही है, संजीव जी ने कहा। दृष्टि ने भी सिर हिलाया और असली परीक्षा अभी बाकी है। पांचों धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे, जहां अंधेरा अब सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर भी उन्हें चुनौती देने वाला था। आगे बढ़ते हुए वो हल्की रोशनी धीरे धीरे साफ करने लगी। जैसे जैसे पांचों करीब पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ वो कोई साधारण रोशनी नहीं थी, वो एक दरवाज़ा था। लेकिन ये दरवाज़ा बाकी दरवाज़ों जैसा नहीं था। ये पूरी तरह पारदर्शी था, जैसे कांच से बना हो और उसके अंदर कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा था। ये क्या है? नवीन जी ने हैरानी से पूछा। दृष्टि धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे ही उसने उस दरवाजे को छुआ, अचानक दृश्य बदल गया। अब वे पांचों एक ही जगह खड़े थे, लेकिन अलग अलग। हर किसी के आसपास अलग दुनिया थी। आर्यन अपने बचपन के घर में खड़ा था, संजीव जी अपने पुराने अस्पताल में, नवीन जी एक लैब में जहां उनका कोई प्रयोग असफल हो रहा था, रुद्रनाथ एक प्राचीन मंदिर में जहां वे किसी गलती के लिए पछतावा कर रहे थे, और दृष्टि वही खड़ी थी एक वीरान मैदान में। सामने एक छोटी सी लड़की, वही चेहरा, वही आंखें, वो खुद थी, छोटी दृष्टि। तुम? बड़ी दृष्टि ने फुसफुसा कर कहा। तुम? छोटी दृष्टि ने उसकी तरफ देखा, आंखों में डर था। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? उसने धीमे से पूछा। दृष्टि का दिल धड़क उठा। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं। झूठ! छोटी दृष्टि चिल्लाई। तुम हमेशा भागती रहती हो। जब डर लगा, जब दर्द हुआ, तुमने मुझे अकेले छोड़ दिया। दृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। वो पीछे हटने लगी, लेकिन इस बार रास्ता नहीं था। तभी उसे बुजुर्ग की आवाज से याद आई, भागना मत, महसूस करो। दृष्टि धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने छोटे रूप को सामने घुटने टेक दिए। हाँ, उसने धीमे से कहा, मैं डर गई थी, मैं भागी थी। छोटी दृष्टि चुप हो गई, लेकिन अब बड़ी दृष्टि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं वापस आ गई हूँ।
उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। कुछ सेकंड्स तक सब कुछ शांत रहा। फिर छोटी दृष्टि धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया, और अचानक तेज रोशनी फैल गई। उसी समय आर्यन अपने अतीत में खड़ा था। वो देख रहा था एक पल जब वो किसी को बचा सकता था, लेकिन नहीं बचा पाया। उसकी मुट्ठी कस गई। काश मैं उस दिन तभी उसे दृष्टि की आवाज़ सुनाई दी। हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती। आर्यन ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैंने कोशिश की थी। अचानक उसका दृश्य भी टूट गया। संजीव जी अपने मरीज के सामने खड़े थे, जिसे वो बचा नहीं पाए थे। उनकी आंखें भर आई, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को माफ किया। नवीन जी अपनी असफलता को स्वीकार कर रहे थे। रुद्रनाथ अपने पुराने अपराध को छोड़ रहे थे। एक एक करके सब वापस उसी दरवाजे के सामने आ गए, लेकिन अब सब अलग था। जैसे उन्होंने अपने अंदर का एक बोझ छोड़ दिया हो। दृष्टि ने धीरे से कहा, यह दरवाज़ा हमें तोड़ने नहीं, हमें पूरा करने के लिए था। रुद्रनाथ ने सिर हिलाया, और जो इसे पार कर गया वही आगे बढ़ सकता है। तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया। इस बार अंदर से अंधेरा नहीं, बल्कि हल्की शांत रोशनी आ रही थी। आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है अब असली लेवल शुरू हो रहा है। दृष्टि ने उस नकली टुकड़े को देखा। अब वो पहले से ज्यादा स्थिर था, जैसे वो भी इस परीक्षा के बाद सक्रिय हो गया हो। ये हमें रास्ता दिखा रहा है, दृष्टि ने कहा। संजीव जी ने पूछा। कहा। दृष्टि ने आगे देखा, जहाँ रोशनी एक लंबी सुरंग में बदल रही थी, जहाँ असली टुकड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। नवीन जी ने हल्का सा हंसते हुए कहा, तो मतलब अब तक हम बस ट्रेनिंग ले रहे थे। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, और असली मैच अभी बाकी है। पांचों एक बार फिर एक साथ आगे बढ़े, लेकिन इस बार ये सिर्फ दुश्मन से लड़ने नहीं जा रहे थे, बल्कि खुद के सबसे अच्छे और सच्चे रूप के साथ अंधेरे के दिल तक पहुंचने जा रहे थे। क्या वो काला सिंहासन पर बैठा साया सच में दुश्मन है, या दृष्टि के भविष्य का ही कोई रूप, जो नकली टुकड़ा अब सक्रिय हो गया है? क्या वो सही रास्ता दिखाएगा, या धीरे धीरे उन्हें जाल में फंसाएगा? क्या अपने अतीत को स्वीकार करने के बाद भी वे आगे आने वाले सच को सह पाएंगे, या यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी? आखिर क्या होने वाला है आगे?